हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड की जनजातियों और एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन बन जाता है। और इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो जो हाईलाइटेड बातें हैं, उनको मैं इनमें बताऊंगा आपसे, क्योंकि इससे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत से लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर का, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें 2 या 3 पार्ट में आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेशन होने वाला है। इसे आप एंड तक जरूर देखिए। और परहिया जनजाति के बारे में जानते हैं। परहिया या परहिया, आप जैसा भी पढ़ना चाहें। ये 17th है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि यह जनजाति झारखंड राज्य में आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। ये आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है, याद रखेंगे आप। और यह जनजाति मुख्य रूप से पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची, हजारीबाग, चतरा और संथाल परगना के क्षेत्र में पाई जाती है। और इनका मुख्य मूल स्थान क्या है? पलामू है। ये देखिए, मूल स्थान याद रखेंगे आप। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये तो ठीक है, लेकिन मूल स्थान भी पता रहना जरूरी है। प्रजाति दृष्टि से यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड वर्ग में रखा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, हर में ये रहेगा ही रहेगा। और इनके झोपड़ी नुमा घर, इनके घर जो होते हैं वो झोपड़ी नुमा होते हैं, जिनको झाला कहा जाता है। ठीक है, इनमें भी गोत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन नातेदारी की व्यवस्था है जो पारी में विभाजित है। ठीक है, नातेदारी की व्यवस्था, इनमें गोत्र नहीं पाया जाएगा, लेकिन नातेदारी की व्यवस्था है जिनको पारी कहते हैं। ठीक है, और नातेदारी जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नातेदारी यानी कि रिश्तेदारी, नातेदारी। ठीक है, और एक है धयानिया और एक है सनाही, यानी कि नातेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, धयानिया और सनाही। धयानिया यानी कि जन्म से के संबंध से जुड़ा हुआ, जैसे धयानिया, आपके कोई कजन है तो ये धयानिया कहलाएंगे। लेकिन सनाही जो है वो शादी के द्वारा बनता है, जैसे कि आपके ब्रदर इन लॉ हो गए, आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या फिर आपकी वाइफ। ये भी हित कुटुंब कहलाएगी शादी के द्वारा। ठीक है, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, ये हित कुटुंब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें साक्षी प्रथा का भी प्रचलन पाया जाता है। और इनमें वधु मूल्य देने की परंपरा है। वधु मूल्य, जिसको डाली कहा जाता है। ठीक है, डाली। और इस जाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए, ये पितृवंशीय तो है, लेकिन माँ का वंश पहले आएगा। ठीक है, माँ वंश को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाती है, इंपॉर्टेंट। ठीक, और इनमें परिवार की गिनती कुराला यानी कि चूल्हे से की जाती है, कि जितने चूल्हे रहेंगे परिवार में उतने उनके परिवार उतने हो जाएंगे। जैसे कि एक घर में अभी एक चूल्हा है और अब उसके बाद 2 चूल्हे जलने लगे, तो कोई भी बाहरी अगर आएगा तो समझ जाएगा कि इनके परिवार अब बंटवारा हो गया है, यानी कि 2 चूल्हे अब जलने लगे हैं। और इनके पंचायत को भैयारी या जाति गोड़ कहा जाता है। और गांव का पंचायत जो है वो मुखिया, महतो या प्रधान कहलाता है। गांव का जो पंचायत है उसको मुखिया या हम प्रधान कहते हैं। वहीं इनका मुख्य पेशा बांस की टोकरी बनाना और ढोल बजाना है। 18वां जो जनजाति है वो है किसान जनजाति। देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि किसान, तो ये किसानी ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनका मुख्य निवास स्थल जो है वो लातेहार, पलामू, गढ़वा, रांची, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में है। और अब देखिए, ये जो है स्वयं को नगेसिया कहते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सामने आ गया कि किसान जनजाति खुद को क्या कहती है? नगेसिया। तो आपके एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति स्वयं को नगेसिया कहती है? ठीक है, इसके बाद क्या है कि डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया है। ठीक है, ये सब एकदम फैक्ट टू फैक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो डाल्टन के अनुसार पांडवों का वंशज किसे बताया गया है? क्योंकि डाल्टन ने झारखंड के ऊपर बहुत ही गहरी रिसर्च करी है, तो इन्होंने जो किताब लिखी थी उस पर उससे ही क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि डाल्टन के अनुसार पांडवों का वंशज किसे बताया गया है। ओके, फिर है कि किसान समाज मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, किसान समाज को भी 2 भागों, जैसे हमने बहुत जगह पढ़ा है कि पहाड़िया जो है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। ऐसे बहुत सारे जनजातियां हैं जो 2 भागों में बटी हुई हैं। तो यहाँ पे किसान समाज भी 2 भागों में बटी है, जैसे कि तेलिया और सिंदूरिया। तेलिया और सिंदूरिया, और क्या डिफरेंस है दोनों में, ये नीचे देखते हैं। देखिए, यहां पर क्या है कि जो तेलिया जनजाति है उन्होंने तेल, विवाह के अवसर पर तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। और दूसरी जगह जो सिंदूरिया है उन्हें सिंदूर का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि विवाह में अब सिंदूर का क्या प्रयोग होता है ये सब हम ही जानते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं। तो वहीं पर जहां पर उनमें सिंदूर का प्रयोग किया जाता है, तेलिया किसान जो है वो तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। और यहां पे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि ये नाम से ही इनका है कि तेलिया किसान, सिंदूरिया किसान।
ठीक है। तो जो किसान सिंदूर को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं वो सिंदूरिया, और जो किसान तेल को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं वो तेलिया। नेक्स्ट है कि इनमें विवाह के बहुत सारे जो प्रकार है वो प्रचलित है, लेकिन आयोजित विवाह सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। और वहीं इस आयोजित विवाह में अगर बारात लेकर लड़की के घर जाकर शादी करें, ओके, बारात अगर लेकर लड़की के घर जाकर, जैसे कि अमूमन हमारे समाज में होता है, आपके समाज में होता है, तो उसे हम चढ़ौआ विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर लड़के के घर जाके विवाह करें, ठीक है, अपने घर लड़की लाकर विवाह करते हैं, तो उसे गुरुबा विवाह करते हैं। और इस विवाह में, इस जनजाति में परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है। अब देखिए एक नया चीज, परीक्षा विवाह आपने यहाँ पे पढ़ा है। तो परीक्षा विवाह आप ध्यान देंगे कि कौन सी जनजाति जो है वो परीक्षा विवाह भी चलाती है, तो वो किसान जनजाति ही है। इनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा ही होंगे। देखिए नेक्स्ट है कि इनके प्रमुख त्योहार, तो यहाँ पे इनके प्रमुख त्योहार क्या क्या है? सरहुल है, फागुन है, सोहराई है, कर्मा, नवाखानी, जितिया, दीपावली, ये सब इनके क्या है? प्रमुख त्योहार है। इनकी भाषा जो है वो मुंडारी भाषा है। इनकी किसानों की भाषा है मुंडारी। वहीं इनका जो मुख्य पेशा है वो खेती बाड़ी और लकड़ी काटना। तो देखिए किसान जो काम करते हैं, और इसी कारण से इनका नाम भी पड़ा कि ये किसान जनजाति है, क्योंकि ये खेती बाड़ी करने में ज्यादा मशहूर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा 18th जनजाति जो है, जो कि है क्या? किसान जनजाति, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे कोरवा जनजाति, जिसको हम कोरवा या कोरबा दोनों ही कह देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि कोरवा को कोलेरियन जनजाति का माना जाता है। ध्यान देंगे आप, कोरवा को जो है ये कोलेरियन जनजाति का ही अंश माना जाता है इनको। या कोलेरियन जनजाति कोई झारखंड में नहीं है, किसी दूसरे देश में पाई जाती है, तो उसी का अंश यहाँ पे माना जाता है इसको। और यह जनजाति जो है झारखंड की आदिम जनजाति, आप ध्यान देंगे। और यह लोग जो है झारखंड में मध्य प्रदेश के कोरबा से आए हुए। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में अगर आप कोरबा सर्च करेंगे तो ये आपको कहाँ मिलेगा? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो लेकिन ऐसा है कि जब ये आए थे तो उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश मैंने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में आपको मध्य प्रदेश ही आ सकता है, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि वर्तमान में ये कोरबा उत्तर छत्तीसगढ़ में है, और अभी ये जिस समय आया था जो मध्य प्रदेश, तो इसीलिए इसे मध्य प्रदेश के कोरबा से आए हुए जनजाति कहा जाता है, ठीक है। और यह जनजाति मुख्य रूप से कहाँ? पलामू और गढ़वा के अलावा लातेहार और गुमला जिले में भी पाई जाती है। और देखिए इसकी भी 2 उपजातियां हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि उपजातियां जो बट जाती है तो उनको क्यों बांटी गई हैं उपजातियां। तो एक देखिए ये पहाड़ी उपजातियां हैं, और एक है डीहा या डिहारिया उपजातियां, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या देखिए, पहाड़ी है तो ये पहाड़ पे रहेंगे, डिहारिया है, डी है, यानी कि ये प्लेन भूमि पे रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इनका डिटेलिंग क्या है कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उन्हें पहाड़िया, और जो लोग नीचे रहते हैं प्लेन भूमि पे रहते हैं उन्हें डिहारिया, ठीक है। पहाड़िया कोरबा या डिहारिया कोरबा, इस तरह से क्या है कि आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है। और एग्जाम में ये कई चीजें पूछ ली जाती हैं, ओके, कि पहाड़ पर रहने वाले या पहाड़ के नीचे। देखिए जैसे पहाड़ पे रहने वाले तो आप बता देंगे चलो पहाड़िया है, लेकिन नीचे रहने वाले को क्या कहेंगे? निचेड़िया, डिहारिया, उपाड़िया, कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सब क्या है कि 1-2 बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, सुन लेते हैं वीडियो, फ्री टाइम में आंख बंद करके भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सब चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। और इस जनजाति में पंचायत को क्या है? मयारी कहा जाता है। मयारी पंचायत को, यानी कि ये जो कोरबा जनजाति है ये मयारी कहती है अपनी पंचायत को। नेक्स्ट है कि इनका सबसे बड़ा देवता सिंह बोंगा होता है। सिंह बोंगा जिन्हें ये भगवान कहते हैं, ठीक है, भगवान कहते, सिंह बोंगा ही है जिनके, लेकिन ये इन्हें क्या कहते हैं? भगवान। और इनके पुजारी बैगा कहलाते हैं, ठीक है। कर्मा इनका प्रमुख त्योहार, और सर्प पूजा भी यहाँ पे प्रचलित है, ठीक है। कर्मा इनका प्रमुख त्योहार है और सर्प पूजा भी यहाँ पे करने की प्रथा है। और यह लोग हैं स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, जिसे बियोरा कहा जाता है। कहीं पे इसे झूम की खेती, कहीं पे इसे बियोरा भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने जो कोरवा या कोरबा के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है आपके बारे में जानने के लिए, थोड़ी सी चीज है वो आप ध्यान यहां पे कर देते हैं। तो कोरबा जो है यहाँ पे, ये हमारा 19th नंबर का जनजाति ये समाप्त होता है। अब हम बिंझिया देखते हैं।
तो यह जनजाति रांची और सिमडेगा जिले में पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह जनजाति उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसी है। ये ऐसा नहीं कि आज की बात है, ये बहुत प्राचीन समय की बात है। और उस समय जैसे कि झूम की खेती होती है, तो उसी तरह से क्या है कि झूम इधर उधर आते आते ये इस हिस्से में आके बस गए, यहाँ पे इन्हें अधिक अच्छा जगह मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, तो ये यहीं पे आके रह गए। तो बिंझिया जो है ये क्या, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर बसी हुई जनजाति है। और ये स्वयं को क्या कहते हैं, विंध्यवासी। ये स्वयं को क्या कहते हैं, विंध्यवासी, क्योंकि इनका जो मूल निवास स्थान है वो विंध्य पर्वत रहा है, तो इसीलिए ये स्वयं को क्या कहते हैं, विंध्यवासी। ठीक है। और यह लोग क्या है, सदानी भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, सदानी। बिंझिया जनजाति सदानी भाषा बोलती है। इनका मुख्य पेशा भी कृषि ही है और यह भी खुद को क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ मानते हैं। यानी कि ये स्वयं को क्या कहते हैं कि ये क्षत्रिय समाज के हैं, ये जो हैं क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के हैं। और इनमें समान गोत्र में विवाह नहीं होता। ये आप देख रहे हैं, तो आपको याद बस वही रखना है जिसमें गोत्र प्रथा नहीं है, या फिर अगर कोई ऐसी जनजाति है जहां पर गोत्र विवाह चलता है, समान गोत्र विवाह, तो आपको वही याद रखना है। ओके। नेक्स्ट है, इनके यहाँ मूल्यवधु की परंपरा है। ठीक है, यानी कि मूल्यवधु देने का, और उसको ये लोग क्या कहते हैं, डाली कटाही। डाली कटाही, अगर मूल्यवधु दी जाएगी तो उसको डाली कटाही कहा जाएगा। आगे है कि सामाजिक जीवन में अन्य जनजातियों की तरह इनके यहाँ युवा गृह नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जनजातियों में युवा गृह का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर जो है इनमें युवा गृह नहीं पाया जाएगा, याद रखेंगे आप। और यहाँ पर क्या है, हड़िया पीना वर्जित है। ये लोग हड़िया नहीं पिएंगे। हड़िया जो कि चावल का एक शराब बनता है, ये नहीं पिएंगे, उसके जगह पर यह दूध पीते हैं। तो दूध पीते हैं तो आपको समझने से नॉर्मल सी बात है कि अगर ये दूध पिएंगे तो उसके लिए ये क्या, पशुओं को अपने पास रखेंगे, यानी कि ये पशुपालन करेंगे। ठीक है। और यह लोग तुलसी को पूजनीय मानते हैं। इनका पुजारी बैगा कहलाता है। तो ये लोग तुलसी की पूजा करेंगे और पुजारी को बैगा कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो 20th नंबर का जो हमारा जनजाति है, बिंझिया जनजाति, ये भी यहाँ पे समाप्त होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ हाईलाइटेड चीजों पर ही ध्यान देना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। ठीक है। अब हम देखेंगे असुर, हमारा आज का सेकेंड लास्ट, असुर जनजाति। ठीक है। तो ये अब देखिए, इसका जो है ये सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड की। झारखंड की सबसे प्राचीन जाति, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत और अन्य ग्रंथों में भी इसका जो जिक्र है, उल्लेख है, वो मिला है। तो झारखंड की, अब देखिए स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम अगर कोई जनजाति है तो वो है असुर जनजाति। असुर जनजाति झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ठीक है। और इन्हें जो है सिंधु सभ्यता का प्रतिष्ठापक भी माना जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता को अगर किसी ने बसाया है तो यही असुर जनजातियों ने ही सिंधु सभ्यता की स्थापना की है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में असुरों को अनासह यानी कि चपटी नाक वाला, या फिर आवृत यानी कि भिन्न आचरण करने वाला, या मर्धरीवाच्य यानी कि अस्पष्ट बोलने वाला, या फिर आयसी और सुदृढ़ यानी कि लौह एवं आयसी और सुदृढ़ यानी कि लौह दुर्ग एवं अटूट दुर्ग के निवासी कहा गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अनासह का मतलब होता है चपटी नाक वाला, क्योंकि ये ऋग्वेद में संस्कृत है। आवृत यानी कि भिन्न आचरण करने वाला, यानी कि अन्य लोगों से ये भिन्न आचरण करते थे। मर्धरीवाच्य यानी कि अस्पष्ट बोलने वाले, शुद्ध उच्चारण न कर पाने वाले। आयसी यानी कि लौह दुर्ग के निवासी, और सुदृढ़ यानी कि अटूट दुर्ग के निवासी। ठीक है। और इनका जो नेतरहाट के जो पाट क्षेत्र है उसमें ये जनजाति मुख्य रूप से वहीं पर रहती है। इनका केंद्र बिंदु वहीं है। और इनकी जो बोली है वो असुरी है, जिसे मालेय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालेय। और ये असुरी इनकी बोली है। और आदिकाल से ही असुर लौह कर्मी रहे हैं, यानी कि लोहा का जो काम करते हैं वो रहे हैं। और इनका परंपरागत पेशा क्या है? लोगों को गला कर लोहा प्राप्त करना था पेशा। ठीक है। इनका लगा था गला करके लोगों को लोहा प्राप्त करना, और वे अब
अब वे अस्थायी गांव में रहकर अस्थायी कृषि, क्योंकि अब देखिए ये काम तो अब वर्तमान में क्या है कि सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया है, और उसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी अब इसमें काम करती है। तो ये काम तो अब उनके हाथ में नहीं है, तो अब जो इनके हाथ में है वो है खेती करना, कृषि करना। तो अब ये अस्थायी कृषि करते हैं। और ये क्या है कि ये 3 उपजातियों में विभाजित हैं, बीर, बिरजिया, अगारिया। बीर, बिरजिया, अगारिया, यानी कि असुर जो है वो 3 उपजातियों में विभाजित है, बीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर। ठीक है, ठीक है। यहां पर जो है यह लोग सुबह के खाने को क्या कहते हैं, लोलो घोटो जोमकू। लोलो घोटो जोमकू सुबह के खाने को कहेंगे, और शाम के खाने को कहेंगे बियारी घोटो जोमकू। यानी कि देखो सीधा सा बात है कि खाने को ये लोग घोटो जोमकू कहेंगे, घोटो जोमकू, बस सुबह को लोलो और शाम को बियारी। ठीक है, सुबह को लोलो, शाम को बियारी। हड़िया ये लोग पिएंगे, और इसको ये लोग कहेंगे बोथा या झरनई। हड़िया ये पिएंगे, इसको कहेंगे बोथा या झरनई। और इनके गोत्र को पारस कहा जाता है। ये गोत्र का नाम नहीं है, इनके गोत्र, जैसे हम आप कहेंगे गोत्र, ठीक है, तो ये लोग कहेंगे हमारे में पारस है, हमारे में पारस है, हम समान पारस में विवाह नहीं करते, इस तरह से ये कहेंगे। ठीक है, और इनका जो अविवाहितों के लिए वास स्थान है उसको गीति ओड़ा कहा जाता है। जैसे युवागृह जो था, तो वही युवागृह यहाँ पे इसको गीति ओड़ा कह देंगे हम। क्या कह देंगे, गीति ओड़ा। सिंहबोंगा ही इनका सर्वश्रेष्ठ देवता होगा। और असुर समाज में जो है वो चामबंदी संस्कार का निवास है। अभी एक नया संस्कार आपके सामने आया है, चामबंदी। चामबंदी यानी कि चमड़ा। ठीक है, तो जो भी कोई नया शिशु जन्म लेगा उसको चमड़े का एक धागा पहनाया जाता है गले में, और वो उसके विवाह के समय तक रहेगा उसके साथ में। ठीक है, तो चामबंदी संस्कार का रिवाज असुर समाज में है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और उनको क्या है कि जब शिशु का जन्म होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो पहनाने से उनकी रक्षा होगी, उनका सुरक्षा होगा, और वो उनके विवाह के समय तक जो है वो उसके गले में रहेगा, या फिर गले में या हाथ में कहीं भी हो। और इनमें क्या है कि वधु मूल्य देने की परंपरा है, जिसे हम डाली टका कहते हैं। और इनमें जो है विवाह की एक अनोखी प्रथा पाई जाती है, जिसमें ईदी मी यानी कि ईद या फिर ईदी ताई माँ, ये एक अनोखी प्रथा है, जिसमें क्या है कि लड़का और लड़की बिना विवाह की औपचारिकता निभाए पति पत्नी की तरह रहने लग के पुजारी को बैगा और सहायक को सुबारी कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये सही बात है तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि हमारी अगर जैसे जैसे आप हमारे इतिहास को पढ़ेंगे, हमारे लोगों को जानेंगे, तो आपको बहुत ही अनोखी अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आज हमारे समाज से विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन आपको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही नाज होगा हमारे उन चीज़ों पर। आखिरी जनजाति जो कि है सबर जनजाति, ये भी क्या है कि एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम, इनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। और इस जनजाति का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये आदिम जनजाति है। और ऐसा माना जाता है कि लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में सबर जनजाति अस्तित्व में आई थी, और उसी समय से त्रेता युग में भी इनका उल्लेख मिलता है। और प्रजातीय दृष्टि से इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप में रखा गया है। यह मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। और इनकी भाषा क्या है, उड़िया, बंगला और हिंदी। उड़िया, बांग्ला और हिंदी इनकी जो है वो भाषा है। और यहाँ पे क्या है कि इनको जो है वो 4 उपभागों में बांटा गया है, 4 उपभागों में। इसमें से क्या है कि एक है जाहरा सबर। जाहरा सबर जो है वो कहाँ पाई जाती है, वो धाल भूम क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड के एक धाल भूम क्षेत्र है, वहाँ पे पाई जाती है। और इसके अलावा 3 जो है, जो कि है झरा, बासु और जंटापति, ये तीनों उड़ीसा में पाई जाती है। तो हमको जाहरा, झारखंड में जो रहेगी सबर की जनजाति वो है जाहरा सबर। इसके अलावा 3 अन्य इनकी जनजातियां और पाई जाती हैं, ये उड़ीसा में पाई जाएंगी, झरा, बासु और जंटापति। ओके, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग उड़ीसा के महानदी घाटी में रहते थे, वहां से आकर ये झारखंड में बसे हैं। इनके यहाँ गोत्र प्रणाली नहीं पाई जाएगी और इनमें भी युवा गृह नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है कि कलर अगर देखा जाए तो अगर इनमें कलर को स्पेसिफाई किया गया है कि इनके त्वचा का रंग गहरा सांवला होगा, यानी कि पूरा काला नहीं, लेकिन पूरा सांवला भी आप नहीं कह सकते हैं, गहरा सांवला। ठीक है, से लेके काला तक जा सकता है। इनका कद जो है वो छोटा होगा, नाक चौड़ा, बाल काला और घुंघराले होंगे, लहरदार यानी कि घुंघराले होंगे।
और इनका समाज जो है वो पितृसत्तात्मक होगा। इनमें पूर्वज पूजा की प्रथा होती है और मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी या मही मसान कहा जाता है। मही मसान, जो इनके मृत पूर्वज है उनको बूढ़ा बूढ़ी कहेंगे या मही मसान कहेंगे। और ये लोग अपने पूर्वजों को मुर्गे की बलि से पूजा करते हैं, यानी कि जैसे हमारे में बहुत जगह आपने देखा होगा कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, उसी तरह से ये क्या है कि मुर्गे की बलि वहाँ पे देते हैं। और इनमें भी वधु मूल्य की परंपरा है, ये वधु मूल्य देते हैं। और इनका जीवन जो है, आर्थिक जीवन, मजदूरी तथा वनों के फल फूल पर आधारित है। इनकी परंपरागत पंचायत होती है जिसका प्रमुख प्रधान कहलाएगा। और इनका मुख्य पेशा क्या है? खेती करना, जो कि हमने ऊपर ही देखा, खेती और मजदूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सबर को जो है वो पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है एक खड़िया जनजाति ही है जो कि पहाड़ों पर रहती है, तो इसे हम पहाड़ी खड़िया भी कह देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुल 22 जनजातियों का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो उन्हें देखें और अन्य जनजातियों के बारे में भी अच्छे से जानें। 10 और जनजातियां बच गई हैं, आपको उनके बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन जल्द ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए और अच्छी अच्छी बातें पढ़ने के लिए हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह से हमारे साथ बने रहें।